नमस्कार, मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज आप सबका स्वागत है कार्यक्रम अपराजिता विज्ञानी में। भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की अवधारणा अनंत काल से मौजूद रही है। मनुस्मृति में नारी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इस सांस्कृतिक अवधारणा को केंद्र में रखकर देखें तो भारतीय विज्ञान के क्षितिज पर महिला वैज्ञानिकों के अतुलनीय योगदान को हमेशा से सराहा जाता रहा है, पूजा जाता रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आपको रूबरू कराते हैं उन अपराजिता वैज्ञानिकों से जिन्होंने भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी है, नया स्वरूप दिया है और जिनके पद चिन्हों पर नई पीढ़ी चल पड़ी है। हाल ही में नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम में महिलाओं को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी के सफल उदाहरणों के प्रदर्शन के साथ ही उनकी रचनात्मक भूमिका बढ़ाने के उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पर आइए देखते हैं यह संक्षिप्त रिपोर्ट। घर की चार दीवारी तो महिलाओं ने बहुत पहले ही तोड़ दी थी और अब वो उस मानसिकता को भी तोड़ रही हैं जो उनके और समाज के विकास में बाधा बन रही थी। ये समय है महिलाओं की अगुवाई का और उनके नेतृत्व को नए सिरे से परिभाषित करने का। इन्हीं उद्देश्यों के साथ 23-24 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM यानी स्टेम में महिलाओं को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी नए क्षितिज पर भविष्य की परिकल्पना। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बताया कि आजकल अपने देश में और वैश्विक स्तर पर भी महिला वैज्ञानिकों के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई ताकि युवा पीढ़ी की भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सके और वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। Scientists do not need to have a separate reservation policy as such, but yes, we do need to give them opportunities and environments in which we could help them to come up in terms of providing them an enabling ecosystem. The young students here, and I see many of you here, and this whole conference is actually meant for you to be able to interact with the scientists you will see who have played such an important role. Let me say this to you, that women inherently have a lot of strengths within them. It's for you to identify those strengths. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में उद्योगों की विकास यात्रा एवं महिलाओं के जुड़ाव पर रोचक जानकारियां साझा करते हुए कहा कि आरंभ में उद्योग जगत ने महिलाओं को पर्याप्त स्थान और अवसर प्रदान नहीं किए, मगर अब समय आ गया है कि उद्योग जगत सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे। प्रोफेसर शर्मा ने कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को तीव्रता, प्रतिबद्धता और कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जिसका उद्देश्य 2020 से प्रतिवर्ष 50,000 प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षण देना है। इस योजना का उद्देश्य उनमें विश्वास पैदा करना भी है और उन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ साथ उन्हें स्टेम में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित भी करना है। We are looking at visualizing the future and the new skylines. Future, of course, is a modified present. Present is a modified past. So it gives us some insights to look at the past very quickly. The rise of STEM and the directions of the STEM and how women's participation in it, that we need diversity. We need diversity in everything.
But so of course I would have liked to see more diversity here as well. I would have liked to see more men here, for example. Because it's certainly not a women's problem, or I wouldn't call it problem. The issues we are discussing here are not only therefore issues related to women, they are related to society at large and the direction in which our transformations in the future would take place. And this requires a very strong participation of all stakeholders in terms of inclusion and diversity. And there are indeed many things that have started, which are being done, and they need to be done with greater commitment, intensity, and scale. So those are the three keywords that we need to work on, indeed, all of us. In fact, so I just very quickly tell you what the future looks like from the perspective of Department of Science and Technology. So recognizing the fact that there are different kind of issues at different stages of the career, there were few schemes that started. These are called WAS ABC. WAS ABC, so basically they address the issue of women scientists relocating because of many reasons. They relocate more often because of family reasons than men, and that often puts a break in the career, especially having a permanent job, for example, in one city. Moving to another city may not be easy to find a job for a couple of years, or the desirable job. So one shouldn't really drop out at that particular time, because it gets that much harder to get back. So these schemes basically ensure that for next 5 years, until one finds a new job, that one doesn't drop out. Another scheme, WAS C, is to train for 1 year with fellowship women scientists in intellectual property management. In fact, 10% of our intellectual property managers come from that scheme today. So, of course, that this is a great scheme. Many of these scientists have opened their own companies for intellectual property management. I interact with so many of them and see them doing so well, because this is certainly an area which even keeps flexible, for example, working hours. Then we would take them through a science camp. The science camp is not simply coaching or training, even though that's a component of it, because oftentimes girls are not traveling long distances or going to Kota to get training, for example. So training is certainly a very strong aspect, but equally important is the fact to bring in role models to interact, to bring in leaders to interact, to have classes for parents, to have classes for teachers, to have classes even for neighbors, because this is the cultural aspect. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अपराजिता विज्ञानी का सफर अभी जारी है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी
इंसा की अध्यक्षा डॉक्टर चंद्रमा शाह, भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त सुश्री हरजिंदर सिद्धू, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव डॉक्टर मंजू शर्मा सहित देश विदेश के अनेक प्रख्यात वैज्ञानिक एवं छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मक भागीदारी निभाई। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर चंद्रमा शाह ने अपने विशेष संबोधन के दौरान बताया कि लैंगिक तटस्थ देशों में भी महिलाओं को कमतर आंका जाता है, इसीलिए इस खाई को पाटने के लिए अथक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्टेम में अनुभवी महिलाओं को युवा महिलाओं को सलाह देनी चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए युवा महिलाओं को बाहर आने और पुरुष प्रधान संस्थानों में चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। डॉक्टर शाह ने महिलाओं को स्टेम में प्रवेश करने से रोकने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करने पर जोर दिया। उनके अनुसार समस्या को हल करने का प्रमुख समाधान शिक्षा है और लैंगिक अंतर को कम करना है। इसके अलावा जो महिलाएं स्टेम में प्रवेश करना चाहती हैं, उन्हें बदलते परितंत्र में फिट होने के लिए खुद को सुदृढ़ करना होगा। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि कोई भी प्रतिभाशाली महिला को अपनी पसंद के क्षेत्रों में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक बॉयज़ एजुकेशन इज़ मोर प्रेफर्ड, तो ये इसमें माता पिता को यही बोलना चाहूँगी कि आप जैसे आपको आपका लड़के को आप एजुकेशन देते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनका आपका डॉटर को भी दीजिए। अगर ये होता है तो एजुकेशन में ही बहुत डॉटर्स आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो स्कूल कॉलेज इसमें मोर वीमेन आएंगे, उससे साइंटिस्ट भी होंगे। तो साइंस के एक प्रॉब्लम ये है कि जब कैरियर में जाते हैं लोग, तब उन्होंने वुमेन के लिए ये कैरियर चुनना इनकरेज करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग कैरियर्स। तो सोसाइटी एज ए सोसाइटी वो करते हैं। तो इसीलिए इधर भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है कि अभी तो शेयर हो रहा है, मतलब लड़का लड़की दोनों शेयर करते हैं। तो इसीलिए आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग, लेकिन आई थिंक द माइंडसेट हैज़ टू चेंज, क्योंकि सन एंड डॉटर को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और दक्षिण एशियाई देशों से प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया गया था और स्टेम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी महिला वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योजना बनाने को लेकर उनके विचारों को भी स्थान दिया गया। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त सुश्री हरिंदर सिद्धू ने कहा कि ये भारतीय महिलाओं के लिए सम्मान का विषय है कि स्टेम में उनके योगदान को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। महिलाएं भारत की जनसंख्या में लगभग आधी आबादी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में अपार संभावनाएं हैं, केवल एक सही परितंत्र और नीतियों को लागू करने की जरूरत है। And to say that I do think international collaboration with a focus on women in STEM is something we should think very seriously about. Because if we want to succeed in future, if we as individuals want to succeed, if we want our societies to be resilient and successful, if we want our countries to compete and to succeed and to win in the future, we need to address the issues of women in STEM. These are shared challenges, and this is where we can work together. साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च के अध्यक्ष एवं सीईओ प्रोफेसर ग्लैंडा ग्रे ने कहा कि लैंगिक समता से ही मानवता का विकास होगा। एक महत्वपूर्ण विषय को उठाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि महिलाएं स्टेम क्षेत्र में जाना नहीं चाहती। फिर उन्होंने बताया कि आरंभ से बात करें तो विद्यालय या उससे पहले घर से ही, यानी जीवन के आरंभ से ही उन्हें स्टेम क्षेत्रों में भेजने का विचार नहीं किया जाता। लेकिन जो भी महिलाएं इस क्षेत्र में रही हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। I became a medical doctor and I never ever thought that I'd become a scientist. And I became a pediatrician and I had committed my life to saving babies in a hospital ward, and that's what I wanted to do. But as I became a pediatrician, HIV exploded in my country, and very soon every third child in my ward was HIV infected. And so I responded to HIV infection in children by saying, I've got to do something, I've got to do science.
I got to find a solution to prevent these babies from dying. And so I started to do clinical research and started to find ways of trying to prevent mother-to-child transmission of HIV. And what I discovered there was the power of science, that science can make solutions. Science saves lives. And so I became addicted to science. I become addicted to science because science is what makes the world change. Science is what breathes lives into people. Without no science, there is no life. And we need women to be science leaders, because if we have women who are science leaders, they can change the way the world and the country thinks about women in science. And so we need to create policies and processes and programs that enable women to succeed in science. जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की पूर्व सचिव डॉक्टर मंजू शर्मा ने स्टेम में महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लिंग समानता को संबोधित करना अति आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी को खेती में काम करने वाली महिलाओं और ग्रामीण आबादी तक पहुंचाना आवश्यक है। डॉक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि आज विज्ञान के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्रदान किए जाते हैं, लेकिन कितनी महिलाओं को सम्मान मिले हैं? हमें इस दिशा में भी पारदर्शिता का ध्यान देना होगा। This whole issue of women in science for ages now, the more we move towards the frontiers of science, towards the areas like science, technology, engineering and mathematics, I think it will be more beneficial for the society as well as for the country. And I'll come to this point in a moment. Most of the time I think when we discuss various issues in this particular summit, somehow or the other we will ultimately come back to this whole question of equality and gender parity. I want to start with a person's sayings, who is an icon for all of us, has been an icon and will continue to be an icon for all of us, women scientists. Life is not easy for any one of us, but what of that? We must have perseverance and above all, confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अपराजिता विज्ञानी का सफर जारी है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर गगनदीप कांग को वर्ष 2019 में फेलो चुना गया। डॉक्टर गगनदीप कांग भारत की पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी द्वारा फेलो चुना गया। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी विश्व की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। डायरिया रोकने के लिए जो रोटा वायरस वैक्सीन पिलाई जाती है, उसे भारतीय बच्चों के हिसाब से विकसित करने का श्रेय डॉक्टर गगनदीप कांग को ही जाता है। वर्तमान में ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कांग ने बताया
स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी तक 15 से 20% ही है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर विमर्श करना होगा कि आखिर इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी और इसके अलावा कैसे यह क्षेत्र महिलाओं के लिए सुविधाजनक बन सकता है। महिलाएं किस प्रकार से इस क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती हैं, इन सब पर हमें विचार करना होगा। का उद्देश्य ये है कि अभी जो हो रहा है महिलाओं की पार्टिसिपेशन स्टेम फील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में, ये अभी तक कुछ 15-20% हो रहा है। तो इसलिए इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ये फील्ड्स महिलाओं के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती हैं, वे यहाँ महिलाएं कैसे काम कर सकती हैं और काम ही नहीं कर सकती हैं, कैसे लीडर्स बन सकती हैं, इसके बारे में सोचने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैनल डिस्कशंस और डिस्कशन मीटिंग्स, लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं। प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले ने मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेष रूप से मूल कण भौतिकी के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उच्च ऊर्जा फोटोनों पर उनका कार्य अगली पीढ़ी के कण कोलाइडर्स का आधार बन सकता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के आवरण और संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। 3 दशकों के दौरान प्रोफेसर गोडबोले ने अपने काम के परिणाम स्वरूप 300 से अधिक शोध प्रकाशित किए। वो उच्च ऊर्जा भौतिकी सलाहकार पैनल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सदस्य भी हैं और भारत की 3 प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमियों की फेलो होने के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। प्रोफेसर गोडबोले ने भारतीय महिला वैज्ञानिकों पर एक पुस्तक लीलावतीज डॉटर्स का भी संपादन किया है। प्रोफेसर गोडबोले एक प्रसिद्ध विज्ञान संचारक भी हैं। प्रोफेसर गोडबोले ने बताया कि उन्होंने ऐसे विद्यालय में अध्ययन किया था जहां 7वीं तक विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं गई थी वैसे गर्ल्स स्कूल में, ऑल गर्ल्स स्कूल, तो हमें 7वीं तक वैसे साइंस पढ़ाते नहीं थे, होम साइंस पढ़ाते थे। तो अच्छा हुआ हमने होम साइंस की बातें बहुत पढ़ ली, लेकिन 7वीं में एक स्टेट स्कॉलरशिप हुआ करती थी और जिसमें हमारे स्कूल से कभी भी किसी को वो स्कॉलरशिप मिलती नहीं थी। और हमारी स्कूल बहुत पुरानी है, शायद महाराष्ट्र की पहली गर्ल्स हाई स्कूल है वो, तो मतलब बहुत ही नाम है HSCP हाई स्कूल, हिज हाइनेस चिंतामणराव पटवर्धन हाई स्कूल, पूना की बहुत मशहूर शाला है, पाठशाला है। और वहाँ बिल्कुल लड़कियों की शाला थी, इसलिए हमें 7वीं तक, जैसे मैंने कहा, साइंस पढ़ाते नहीं थे। तो इसके कारण हमारे किसी स्कूल में से किसी को कभी भी वो स्कॉलरशिप मिलती नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये तो बात ठीक नहीं है और फिर हमने सोचा कि हमें थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। और मेरे 2 टीचर्स थे जिन्होंने कहा ठीक है, हम शनिवार रविवार को तुम्हें पढ़ाएंगे, और उन्होंने मुझे साइंस पढ़ाया। और वो स्कॉलरशिप मुझे पहली बार हमारी शाला की 100 ईयर, अब 125 ईयर्स हो गए हमारी पाठशाला को, 100 ईयर हिस्ट्री में पहली बार वो मिल गई किसी को, लड़की को। डू साइंस एज लॉन्ग एज इट्स फन, लुक एट साइंस एज अ वोकेशन एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। कार्यक्रम की थीम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरक्षा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि मौजूदा वक्त में जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो अभी काफी नहीं है और जिन महिलाओं का विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में करियर बीच में ही बाधित हो जाता है, हमारी कोशिश है कि इस तरह के शिखर सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र के रोल मॉडल से उन महिलाओं को मिलवाएं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े छात्रों को भी मोटिवेट किया जा सके। जितने प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं वुमेन साइंटिस्ट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बट फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है लुकिंग एट द जेंडर पैरिटी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके लिए और स्कीम्स लाई जाएँ ताकि वुमेन जो अपना साइंस का करियर छोड़ देती हैं, स्पेशली स्टेम में, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड ऑल, वो उसको कंटिन्यू कर सके। और इस समिट के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मोटिवेट करें और उनको उन रोल मॉडल से मिलवाएं जो उनको अपनी जर्नी के बारे में बताएं और उनको मोटिवेट करें कि कैसे उनको इतने हाईज एंड अप्स एंड डाउन्स के जाने के बाद भी वो उस करियर को सस्टेन कर सकें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आए छात्रों ने भी अपने कुछ अनुभव साझा किए।
12th में पढ़ी थी साइंस, तो अच्छी लगती है, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंस्पिरेशन तो अपने आप बन जाती है फिर वो अपने आप ही। एम है रिसर्च फील्ड में जाना, कॉस्मेटिक्स की। I think that women's role is very important in the field of science because there are various opportunities for them. केमिस्ट्री मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इट्स अ मतलब जिसमें हम अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को इनोवेट कर सकते हैं, बॉन्ड्स, थ्योरीज, एटम्स, ये थोड़ा अट्रैक्ट करता था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया। प्लस मुझे 11th-12th में केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, इंटरेस्ट डेवलप किया, देन आई परस्यूड केमिस्ट्री। अपराजिता विज्ञानी के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।